नमस्कार दोस्तों, आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। आज की इस वीडियो में हमने लेके आया हूँ बिहार पुलिस का टॉप 100 क्वेश्चन। जी हाँ दोस्तों, जो कि 100 क्वेश्चन आप लोग के लिए बहुत ही उपयोगी होगा। ठीक है, तो आइए शुरू करते हैं आज का क्लास। तो पहला क्वेश्चन है आप लोग के सामने, H2SO4 का एटमॉसिटी कितना होता है। अब इसमें देखिए, एटमॉसिटी मतलब होता है इसका परमाणु यानी कि परमाणुकता। इसमें जो भी यानी कि परमाणु के अंतिम में जो भी आएगा, इसमें इसमें देखिए H2 यहाँ आया दो, फिर S का एक और O4 यानी कि 4, इसको ऐड कीजिएगा तो वही हुआ इसका परमाणुक संख्या यानी कि संख्या। तो 4 1 5 2 7 यानी कि 7 हो गया इसका परमाणुक संख्या। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कहा गया है। इसमें कहा गया कैल्शियम कार्बोनेट का परमाणु संख्या निकालने के लिए। तो देखिएगा दोस्तों, कैल्शियम कार्बोनेट का फॉर्मूला होता है CaCO3। क्या होता है? CaCO3। और इसमें जो आप लोग इनकी परमाणु की संख्या को जोड़िएगा तो आता है इसमें 5। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कहा गया है। एकल परमाणुकता यानी कि इसमें देखिए यानी कि अक्रिय गैस के बारे में यहाँ पे बात किया गया है। तो हम लोग जानते हैं अक्रिय गैस की संख्या कितनी है, तो 6 है। कौन कौन से हैं? हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टन, जेनॉन, रेडॉन। क्या हमने क्या बोला, गौर कीजिएगा। हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टन, जेनॉन और रेडॉन। ठीक है, अब देखिए दो परमाणुक अणु कौन कौन से आते हैं। अर्थात अगर कोई परमाणु है मतलब अणु है, उसको जो है उसमें मात्र दो ही अणु होगा, उसमें दो ही मात्र जो है परमाणु होगा। अब इसमें देखिए पहला आता है Cl2। इसमें दो परमाणु है, इसलिए यह जो है दो परमाणु अणु है। अर्थात O2 भी में भी दो परमाणु है। अब यहाँ पर देखिए CO यानी कि कार्बन मोनोऑक्साइड, इसमें कार्बन का एक परमाणु और ऑक्सीजन का एक परमाणु, तो एक एक हो गया दो, इसलिए यह जो है दो परमाणु अणु हुआ। फिर इसमें N2 में भी जो है दो परमाणु है। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, न्यूक्लियन यानी कि नाभिक में देखिएगा दोस्तों कौन कौन से कण आते हैं। तो इसमें जो है प्रोटॉन और न्यूट्रॉन आते हैं। तो जब भी क्वेश्चन रहेगा कि नाभिक में किसी भी परमाणु के नाभिक में कितने कण रहते हैं, तो इसमें दो कण रहते हैं, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन कण रहते हैं। और जो जो बाहर में चक्कर काटते हैं वो है इलेक्ट्रॉन होते हैं। ठीक है, अब देखिएगा द्रव्यमान संख्या अर्थात मास नंबर किसे कहते हैं। तो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की संख्या के योग को जो है द्रव्यमान संख्या कहते हैं, और द्रव्यमान संख्या को A से सूचित करते हैं। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कहा गया। इसमें कहा गया भारतीय अर्थव्यवस्था जो है कैसी अर्थव्यवस्था है। क्वेश्चन पूछ देगा कि भारतीय अर्थव्यवस्था कैसी अर्थव्यवस्था है। तो भारत में जो है मिश्रित अर्थव्यवस्था है। और अमेरिका में कौन सी अर्थव्यवस्था है। तो अमेरिका में जो है आप लोग इसका क्वेश्चन का आंसर दीजिएगा कि अमेरिका में कैसी अर्थव्यवस्था है। ठीक है, अब देखिए इसमें जो है इसके अंतर्गत जो है सार्वजनिक और निजी क्षेत्र दोनों आते हैं। ठीक है, अब देखिए अगला क्वेश्चन में क्या कहा गया है। भारतीय अर्थव्यवस्था जो है कैसी अर्थव्यवस्था है। तो विकासशील अर्थव्यवस्था है। और अमेरिका कैसी है। तो इसका आंसर भी आप लोग हमें दीजिएगा कमेंट करके। और आइए आगे में क्या कहा गया। अर्थव्यवस्था में के अंतर्गत जो है तीन क्षेत्र आते हैं। क्या 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 आते हैं। अर्थव्यवस्था के अंतर्गत जो है तीन क्षेत्र आते हैं। पहला क्षेत्र प्राथमिक क्षेत्र, दूसरा द्वितीयक क्षेत्र और तीसरा आता है तृतीयक क्षेत्र। अब देखिएगा इसमें इनकी प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत जो है कौन कौन सब आते हैं वो देखिएगा। तो प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत जो है कृषि क्षेत्र आते हैं, अर्थात कृषि, वानिकी, मत्स्य और खनन जो अभी आएंगे वह जो है प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं। अब इसमें कहिएगा कि क्वेश्चन कैसे पूछेगा। क्वेश्चन ऐसे रहेगा कि खनन जो है किस क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं। तो आप लोग का आंसर होगा प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत। ठीक है, क्वेश्चन रहेगा कि मत्स्य जो है किस क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं, और इसमें ऑप्शन रहेगा प्राथमिक क्षेत्र, द्वितीयक क्षेत्र, तृतीयक क्षेत्र और चौथा क्षेत्र। इसमें इसलिए इसका आंसर होगा प्राथमिक क्षेत्र। ठीक है, अब आते हैं द्वितीयक क्षेत्र के अंतर्गत, देखिएगा कौन कौन सब आते हैं। तो उद्योग क्षेत्र जो भी आएंगे वो सारा कुछ जो है द्वितीयक क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं। ठीक है, तो पहला है विनिर्माण, निर्माण, विद्युत, गैस और जलापूर्ति, यह जो है द्वितीयक क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं। ठीक है, उद्योग क्षेत्र, निर्माण, विनिर्माण, विद्युत,
गैस, जलापूर्ति, यह सभी जो है द्वितीय क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं। अब आते हैं तृतीय क्षेत्र के अंतर्गत, देखिएगा कौन कौन से आते हैं। तो इसमें जो है सेवा क्षेत्र, अगर हम किसी का सेवा करते हैं वो जो है किस क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं, तो तृतीय क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं। तो इसमें जो है परिवहन, आप जो परिवहन में कहीं पे एक स्थान से दूसरे स्थान जाते हैं तो वो जो आपको ले जाते हैं वो आपकी सेवा कर रहे हैं, इसलिए वो यह जो है किस क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं, तो तृतीय क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं। अब आते हैं नेक्स्ट में कहा गया है संचार, तो संचार भी जो है तृतीय क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं। अब कहिएगा कैसे, तो आप जो है एक स्थान से दूसरे स्थान बात करते हैं तो वो कैसे बात होता है, तो कोई आपका सेवा कर रहा है इसलिए ना आप जो है कहीं पर भी बात कर सकते हैं। तो जब भी आएगा सेवा क्षेत्र, वह जो है किस क्षेत्र के अंतर्गत आएंगे, तो तृतीय क्षेत्र के अंतर्गत आएंगे। ठीक है। अब देखिएगा बैंकिंग में भी जो है यह जो बैंकिंग दिया हुआ है, तो बैंकिंग में भी जो है आपका वह जो है सेवा करता है बैंकर्स, इसलिए यह जो है किस क्षेत्र के अंतर्गत आएंगे, तो तृतीय क्षेत्र के अंतर्गत आएंगे। अब देखिए बीमा, व्यापार, भंडारण इत्यादि यह सभी जो है तृतीय क्षेत्र के अंतर्गत आएंगे। अब देखिए आगे में क्या कहा गया है, क्वेश्चन नंबर 10 कहा गया मानव विकास सूचकांक यानी कि एचडीआई के बारे में यहाँ पे बताया गया है। यानी कि एचडीआई का फुल फॉर्म क्या होता है, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स के अंतर्गत जो है 3 सूचकांक आते हैं। कौन कौन से आते हैं इसके अंतर्गत, 3 सूचकांक आते हैं। पहला आता है जीवन प्रत्याशा, दूसरा आता है शिक्षा सूचकांक और तीसरा आता है आय सूचकांक अर्थात प्रति व्यक्ति आय। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 11 में क्या कहा गया, क्वेश्चन नंबर 11 में कहा गया है यूएनडीपी, इसका फुल फॉर्म क्या होता है। कभी कभी जो है एग्जाम में जो है इसका फुल फॉर्म भी पूछ दिया करते हैं, तो फुल फॉर्म आप लोग जो है ध्यान में रखिएगा क्या होता है इसका फुल फॉर्म, यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम। क्या होता है, यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम, इनकी संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम, इसका हिंदी क्या होता है, संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम के द्वारा जो है एचडीआई अर्थात ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स जारी किया जाता है और एचडीआर के द्वारा जो है ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट जारी किया जाता है। ठीक है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 12 में क्या कहा गया, क्वेश्चन नंबर 12 में कहा गया है भारत मानव विकास रिपोर्ट आईएचडीआर में 3 सूचकांक आते हैं। यहाँ पे आ गया है भारत विकास रिपोर्ट और उसके ऊपर में कौन था, तो संयुक्त राष्ट्र विकास रिपोर्ट। इसमें भारत मानव विकास रिपोर्ट आ गया यानी कि आईएचडीआर यानी कि इंडियन ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट के अंतर्गत जो है 3 क्षेत्र आएंगे इसमें भी। ठीक है। पहला आ गया उपभोग व्यय यानी कि आय गणना करना, फिर दूसरा आता है शिक्षा और फिर तीसरा आता है स्वास्थ्य। ठीक है। अब देखिएगा भारत मानव विकास रिपोर्ट में जो है शीर्ष स्थान जो है किस राज्य का है, तो केरल राज्य का है। यदि भारत मानव विकास रिपोर्ट में शीर्ष स्थान किस राज्य का है, तो केरल राज्य का है। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है और काफ़ी इम्पोर्टेंट है, इसलिए इसको जो है ध्यान में रखिएगा। अब देखिएगा नेक्स्ट में क्या कहा गया, अब इसमें देखिएगा क्वेश्चन नंबर 14 में कहा गया है भारतीय अर्थव्यवस्था का मूल आधार किसे माना गया। क्वेश्चन आ सकता है, क्वेश्चन रहेगा भारतीय अर्थव्यवस्था का मूल आधार किसे माना गया, तो इसका आंसर क्या होगा, कृषि को माना गया है भारतीय अर्थव्यवस्था का मूल आधार। अर्थात जो है भारत के लोग जो है कि कृषि पर ही डिपेंड रहते हैं, इसलिए जो है इसको जो है कृषि को जो है इसका अर्थव्यवस्था का मूल आधार माना गया है। ठीक है। अब देखिए आगे का क्वेश्चन, भारत का राष्ट्रीय वृक्ष कौन है, क्या है, तो बरगद है। भारत का राष्ट्रीय वृक्ष क्या है, बरगद। और इसमें पूछ देगा कि बिहार का राष्ट्रीय वृक्ष क्या है, बिहार का राजकीय वृक्ष क्या है, तो बिहार का राजकीय वृक्ष पीपल है। इस बात को गौर कीजिएगा और ध्यान में रखिए। ठीक है। अब देखिएगा नेक्स्ट में क्या कहा गया, अब इसमें कहा गया भारत का राष्ट्रीय फल, तो भारत का राष्ट्रीय फल क्या है, आम है। भारत का राष्ट्रीय फल आम है। ठीक है। अब देखिएगा नेक्स्ट में कहा गया भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव क्या है, भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव तो गंगा डॉल्फिन है। इस बात को गौर कीजिएगा और यह जो है कब इसको जो है
मतलब इनकी गंगा डॉल्फिन को कब मान्यता मिला कि वह भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव हो? तो इनकी 5 अक्टूबर 2009 को घोषित किया गया था। ठीक है। और क्वेश्चन आएगा कि डॉल्फिन दिवस कब मनाया जाता है? तो इनकी 5 अक्टूबर को डॉल्फिन दिवस मनाया जाता है। ठीक है। अब देखिएगा अगला क्वेश्चन 18 में क्या कहा गया है। डॉल्फिन रिसर्च सेंटर कहाँ है? तो पटना में है। कहाँ पे है? पटना में है। और अभी जो है हमने आपको बताया था डॉल्फिन दिवस कब मनाया जाता है? तो 5 अक्टूबर को मनाया जाता है। ठीक है। राष्ट्रीय पुष्प क्या है? भारत का राष्ट्रीय पुष्प क्या है? तो कमल है भारत का राष्ट्रीय पुष्प। भारत का राष्ट्रीय पक्षी क्या है? मोर है। अब इसमें पूछ देगा कि बिहार का राजकीय पक्षी क्या है? तो गौरैया है। ठीक है। भारत का राजकीय पक्षी गौरैया है, इस बात को गौर कर लीजिएगा। और जो है भारत का राष्ट्रीय पक्षी को जो है मोर को कब घोषित किया था कि यह भारत का राष्ट्रीय पक्षी हो? तो 1963 में इसको जो है सरकार ने घोषित किया था। ठीक है। अब देखिए राष्ट्रीय पशु, यानी कि भारत का राष्ट्रीय पशु क्या है? बाघ है। और इसको जो है कब इसको घोषित किया गया था? तो 1972 में जो है इसको राष्ट्रीय पशु घोषित किया गया था। अब देखिए यहाँ पे क्वेश्चन एक और उठ रहा है कि बिहार का राजकीय पशु क्या है? तो बिहार का राजकीय पशु क्या है? बैल है। बिहार का राजकीय पशु बैल है, इस बात को गौर कर लीजिएगा। ठीक है। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहा गया है। अब देखिएगा गौर कीजिएगा, राष्ट्रीय विरासत पशु किसे कहा गया है? राष्ट्रीय विरासत पशु किसे कहा गया? तो हाथी को राष्ट्रीय विरासत पशु कहा गया है। अच्छा, आप लोग जानते हैं विरासत मतलब क्या होता है? विरासत मतलब क्या होता है? तो विरासत मतलब ऐसा ऐसा चीज़ जो अब जो है धीरे धीरे विलुप्त हो रहा है, इसलिए जो है सरकार इसको जो है अब संरक्षित कर रही है। यानी कि हाथी जो है अब धीरे धीरे खत्म हो रहा है, इसलिए इसको जो है सरकार जो है इसको राष्ट्रीय विरासत पशु घोषित कर दिया है। इसलिए इसका आंसर क्या होगा? हाथी को भारत का राष्ट्रीय विरासत पशु कहा गया। ठीक है। अब देखिए आगे क्या कहा गया। भारत सरकार की राजकीय भाषा भारत सरकार की राजभाषा क्या है? तो इसमें ऑप्शन रहेगा अंग्रेजी, हिंदी, उर्दू, फारसी। तो इसका आंसर क्या होगा? हिंदी को जो है भारत सरकार की राजभाषा कहा गया है। ठीक है। और यहाँ पे एक और क्वेश्चन उठ रहा है कि न्यायिक कामों अर्थात कोर्ट कचहरी में जो भी काम होता है तो उसमें जो है किस भाषा का उपयोग किया जाता है? हमने क्या कहा? जब कोर्ट कचहरी में, इनकी भारत की कोर्ट कचहरी में जो है जो भी न्यायिक वाला काम होता है, इनकी कोर्ट कचहरी का काम होता है, उसमें जो है किस भाषा का उपयोग किया जाता है? तो वहाँ पे जो है अंग्रेजी भाषा का उपयोग किया जाता है। ठीक है। और भारत सरकार की राजभाषा क्या है? हिंदी है। इस बात को गौर कर लीजिए। अब देखिए भारत का राष्ट्रीय ध्वज क्या है? सॉरी, भारत का राष्ट्रीय ध्वज क्या है? तो वह है तिरंगा है। यह तो जानते होंगे आप लोग, इजी क्वेश्चन था। अब देखिए अच्छा क्वेश्चन आ गया है कि संविधान सभा द्वारा जो है राष्ट्रीय ध्वज को कब अपनाया गया था? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यानी कि भारतीय संविधान सभा द्वारा जो है राष्ट्रीय ध्वज को कब अपनाया गया? तो इसका आंसर क्या होगा? 22 जुलाई 1947 अर्थात 22 जुलाई 1947 को जो है राष्ट्रीय ध्वज को अपनाया गया था। ठीक है। अब देखिए राष्ट्रीय ध्वज का निर्माता किसे कहा गया है? मतलब जो है कौन ऐसा व्यक्ति था जो राष्ट्रीय ध्वज का निर्माण किया था? तो इसका आंसर क्या होगा? पिंगली वेंकैया। इसका आंसर क्या होगा? पिंगली वेंकैया को जो है यह जो है राष्ट्रीय ध्वज निर्माता कहा गया। अब देखिए आगे क्वेश्चन में क्या कहा गया है। तिरंगा की सफ़ेद पट्टी के बीच में एक चक्र है जिसका रंग क्या होता है? नीला होता है। और उसमें जो है कितनी तीलियां होती है? उसमें जो है 24 तीलियां होती है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और यह जो आसान क्वेश्चन है और कुछ स्टूडेंट जो है भूल जाते हैं, इसलिए आप लोग जो है इसको गौर कर लीजिएगा। ठीक है। अब देखिएगा क्वेश्चन नंबर 27 में क्या कहा गया। भारत का राष्ट्रीय गान क्या है? सॉरी, हाँ सॉरी, यानी कि भारत का राष्ट्रीय गान क्या है? तो जन गण मन है भारत का राष्ट्रीय गान। और यह जो है गान किसने लिखा था? तो रविंद्रनाथ टैगोर ने लिखा था। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब देखिएगा यहाँ पे जन गण मन को जो है कितने सेकंड में गा के ख़त्म कर दिया जाता है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो 52 सेकंड में जो है जन गण मन अधिनायक जी को जो है 52 सेकंड के अंदर जो है इसको ख़त्म कर देना है कि 52 सेकंड होते होते जो है यह जो है गान ख़त्म हो जाना चाहिए। ठीक है।
अब देखिएगा नेक्स्ट क्या कहा गया है, संविधान सभा द्वारा जो है राष्ट्रीय गान को कब अपनाया गया था? तो 24 जनवरी 1950 को अपनाया गया था। ठीक है, कब अपनाया गया था? 24 जनवरी 1950 को अपनाया गया था राष्ट्रीय गान को। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्वेश्चन आ सकता है कि भारतीय संविधान सभा द्वारा जो है राष्ट्रीय गान को कब अपनाया गया? तो 24 जनवरी 1950 को अपनाया गया था। ठीक है, अब देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहा गया है, राष्ट्रीय राष्ट्रीय गान सर्वप्रथम जो है 27 दिसंबर 1911 को कांग्रेस के कोलकाता अधिवेशन में गाया गया था। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, इसको आप लोग जो है गौर कर लीजिएगा। क्या कहा गया है, राष्ट्रीय गान को जो है सर्वप्रथम किस अधिवेशन में गाया था? क्वेश्चन आ जाएगा कि राष्ट्रीय गान को जो है कांग्रेस के किस अधिवेशन में गाया गया था? तो इसका आंसर क्या होगा, कोलकाता अधिवेशन में गाया था। कब गाया था? इसका ईस्वी पूछ देगा तब, तो वह जो है 1911 यानी कि आज़ादी से पूर्व ही इस गान को गाया जा चुका था। ठीक है, उनकी 1911 में गाया जा चुका था। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कहा गया है, राष्ट्रीय गान 1912 में तत्वोधीन पत्रिका में भारत भाग्य विविधता शीर्षक के नाम से प्रकाशित हुआ था। अब क्वेश्चन पूछ देगा कि राष्ट्रीय गान जो है 1912 में तत्वबोधिनी की पत्रिका में भारत भाग्य विविधता शीर्षक के नाम से प्रकाशित हुआ था। ठीक है, अब देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कहा गया है, 1919 में स्वयं रविंद्रनाथ टैगोर ने मॉर्निंग सॉन्ग ऑफ इंडिया शीर्षक में इसका अंग्रेजी अनुवाद किया है। अब देखिएगा कह देगा राष्ट्रीय गान अर्थात जनगण मन को जो है अंग्रेजी अनुवाद किसने किया था? तो जो इसको लिखा था वही जो है इसका अंग्रेजी अनुवाद कर दिया था। तो इसका नाम क्या है, रविंद्रनाथ टैगोर। और उसमें जो है इसका नाम क्या रखा गया है इस जनगण मन को? तो मॉर्निंग सॉन्ग ऑफ इंडिया। क्या रखा गया है? मॉर्निंग सॉन्ग ऑफ इंडिया। अब देखिए भारत का राष्ट्रीय गीत क्या है? भारत का राष्ट्रीय गान जनगण मन और भारत का राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम है। और इसके रचयिता कौन है? तो बंकिम चंद्र चटर्जी हैं। इसके रचयिता कौन है? बंकिम चंद्र चटर्जी। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, भारत का राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम और इसका रचयिता कौन है? बंकिम चंद्र चटर्जी। और राष्ट्रीय गान क्या है? जनगण मन अधिनायक जय हे भारत भाग्य विधाता। ठीक है, संविधान सभा द्वारा जो है राष्ट्रीय गीत 24 जनवरी 1950 को अपनाया गया था। यह क्वेश्चन तो हो गया है। अब देखिए राष्ट्रीय गीत का प्रथम प्रकाशन, राष्ट्रीय गीत का प्रथम प्रकाशन कब हुआ था? तो 1882 ईस्वी में बंकिम चंद्र चटर्जी के उपन्यास आनंद मठ में हुआ था। अब देखिएगा दोस्तों यहाँ पे एक और क्वेश्चन बन के यानी कि उभर करके आ रहा है कि आनंद मठ के रचनाकार कौन है? तो आनंद मठ के रचनाकार कौन है? बंकिम चंद्र चटर्जी। आनंद मठ के रचनाकार कौन है? बंकिम चंद्र चटर्जी। और इसको जो है किस उपन्यास में रखा गया है? तो आनंद मठ में रखा गया है। अब देखिएगा दोस्तों इससे पहले वाले क्वेश्चन में क्या था? इससे पहले वाले क्वेश्चन में था कि राष्ट्रीय गान को कितने सेकंड में गाया जाता है? तो राष्ट्रीय गान को 52 सेकंड में गाया जाता है, जबकि राष्ट्रीय गीत को 65 सेकंड में गाया जाता है। ठीक है, अब देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कहा गया है, भारत का राष्ट्रीय पंचांग शक संवत पर आधारित है। भारत का राष्ट्रीय पंचांग जो है शक संवत पर आधारित है। ठीक है, और इसे जो है 22 मार्च 1957 को अपनाया गया था। और इसको कब अपनाया गया था? शक संवतों को 22 मार्च 1957 को अपनाया गया था, शक संवत को। ठीक है, अब देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कहा गया है दोस्तों, कह रहा है राष्ट्रीय कैलेंडर का प्रथम माह चैत्र और अंतिम माह फागुन होता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, यह क्वेश्चन एक बार आ चुका है बिहार पुलिस के एग्जाम में। क्वेश्चन था कि राष्ट्रीय कैलेंडर का प्रथम माह कौन होता है? तो इसका आंसर होगा चैत्र और अंतिम माह फागुन।
इनकी प्रथम माह होता है चैत्र और अंतिम माह होता है फाल्गुन, इनकी फागुन, इसको जो है लोकल भाषा में फागुन भी कहते हैं। ठीक है, तो इसका आंसर क्या होगा, चैत्र, और अंतिम महीना फागुन है। ठीक है दोस्तों। और स्वतंत्रता दिवस 15 अगस्त को मनाया जाता है, जबकि गणतंत्र दिवस जो है 26 जनवरी को मनाया जाता है। अब यहाँ पे एक बात गौर कीजिएगा दोस्तों, 26 जनवरी को जो है गणतंत्र दिवस क्यों मनाया जाता है, क्योंकि इसी दिन जो है हमारा संविधान रेडी हो करके, मतलब इनकी लॉन्च हो चुका था, इसलिए जो है 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस मनाया जाता है। ठीक है, और गांधी जयंती 2 अक्टूबर को मनाया जाता है। ठीक है, आगे आइए क्या कह रहा है। भारत का राष्ट्रीय चिन्ह क्या है, इनकी चिन्ह या मुहर क्या है, तो अशोक चक्र है जो कि भारत का राष्ट्रीय मुहर है, जो सारनाथ स्थित अशोक के सिंह स्तंभ की अनुकृत है, जो सारनाथ स्थित अशोक के सिंह स्तंभ की अनुकृति है। ठीक है, भारत सरकार ने राष्ट्रीय चिन्ह को जो है 26 जनवरी 1950 को अपनाया था। कब अपनाया था, तो 26 जनवरी 1950 को अपनाया था। ठीक है, अब देखिए थोड़ा क्वेश्चन आ गया है फिजिक्स पर आधारित क्वेश्चन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ठीक है दोस्तों, उत्तल दर्पण यानी कि कन्वेक्स मिरर का उपयोग जो है गाड़ी के साइड मिरर और रियर व्यू मिरर में करते हैं। सॉरी, उत्तल दर्पण का उपयोग जो है साइड मिरर के रूप में और रियर व्यू मिरर के रूप में करते हैं। ठीक है दोस्तों, अब देखिए अवतल दर्पण का उपयोग कहाँ कहाँ करते हैं, तो गाड़ी के हेडलाइट और सर्च लाइट में करते हैं। ठीक है दोस्तों, इतना आसान क्वेश्चन तो आप लोग जानते होंगे। सड़क पर लगे परावर्तक लैंप, रोड सोडियम परावर्तक लैंप में उत्तल दर्पण का उपयोग किया जाता है। ठीक है, सड़क पर लगे परावर्तक लैंप या रोड लैंप और सोडियम परावर्तक लैंप में जो है उत्तल दर्पण का उपयोग करते हैं। ठीक है, आँख कान नाक की जांच के लिए डॉक्टर जो है किस लैंप का उपयोग करते हैं, तो अवतल दर्पण का उपयोग करते हैं। ठीक है, आँख कान नाक की जांच के लिए डॉक्टर के द्वारा उपयोग किया गया दर्पण कौन होता है, तो अवतल दर्पण होता है। बड़ी फोकस दूरी वाला अवतल दर्पण जो है दाढ़ी बनाने के काम आता है, दाढ़ी बनाने के काम आता है। क्या आता है, क्वेश्चन आ जाएगा कि दाढ़ी बनाने में कौन से दर्पण का उपयोग करते हैं, तो अवतल दर्पण का उपयोग करते हैं। अब देखिए सोलर कुकर में कौन से दर्पण का उपयोग करते हैं, तो इसमें भी जो है अवतल दर्पण का उपयोग करते हैं। ट्रांसफार्मर में शक्ति एवं आवृत्ति परिवर्तन नहीं होता है। ट्रांसफार्मर जो भी होता है, ट्रांसफार्मर आपके मोहल्ला या शहर मोहल्ला में लगा होगा ट्रांसफार्मर, उसका जो है शक्ति और आवृत्ति में जो है कभी भी परिवर्तन नहीं होता है। ठीक है, और ट्रांसफार्मर केवल एसी पर काम करता है। ट्रांसफार्मर जो होता है वह केवल अल्टरनेटिंग करंट पर काम करता है। ठीक है, ट्रांसफार्मर के बारे में कुछ जान लीजिए, इम्पोर्टेंट फैक्ट। ट्रांसफार्मर जो होता है, ट्रांसफार्मर विद्युत चुम्बकीय प्रेरण के सिद्धांत पर कार्य करता है। क्या हमने कहा कि ट्रांसफार्मर जो होता है विद्युत चुम्बकीय प्रेरण के सिद्धांत पर कार्य करता है और उच्च वोल्टेज को निम्न वोल्टेज में बदलता है, जिससे धारा प्रवाहित होता है। वेरी इंपॉर्टेंट फैक्ट था जो कि अभी आप लोगों ने जान लिया। अब देखिए विद्युत चुम्बकीय प्रेरण क्या होता है। विद्युत चुम्बकीय प्रेरण के सिद्धांत पर कार्य करने वाला, तो हृदय के लिए कृत्रिम पेसमेकर, जनरेटर, डायनेमो, माइक्रोफोन आदि जो है विद्युत चुम्बकीय प्रेरण पर काम करते हैं, अर्थात इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। विद्युत चुम्बकीय प्रेरण के सिद्धांत पर जो है कार्य करता है कौन कौन, हृदय के लिए कृत्रिम पेसमेकर, जनरेटर, डायनेमो, ट्रांसफार्मर, माइक्रोफोन आदि जो है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन पर काम करता है। अब देखिएगा दोस्तों इंपॉर्टेंट फैक्ट्स,
विद्युत मोटर विद्युत चुंबकीय प्रेरण के सिद्धांत पर कार्य नहीं करता है। विद्युत मोटर जो है विद्युत चुंबकीय प्रेरण के सिद्धांत पर कार्य नहीं करता है। आप कहिएगा क्यों? क्योंकि यह जो है डायरेक्ट विद्युत पर चलता है, इसलिए यह जो है विद्युत चुंबकीय प्रेरण के सिद्धांत पर कार्य नहीं करता है। ठीक है। विद्युत फ्यूज का प्रतिरोध उच्च और गलनांक निम्न होता है। यह इंपॉर्टेंट फैक्ट्स है दोस्तों। विद्युत फ्यूज का जो है प्रतिरोध उच्च होता है और गलनांक निम्न होता है। हमने क्या कहा, गौर कीजिएगा एक बार और। विद्युत फ्यूज जो होता है, फ्यूज जो आपके घर में लगाया जाता है, उसका जो प्रतिरोध उच्च होता है और गलनांक कम होता है। ठीक है। इसलिए जो है अधिक वोल्टेज आने पर जो है यह गल के गिर जाता है। ठीक है। अब देखिएगा दोस्तों, विद्युत फ्यूज यह जो है किसका किसका मिश्रण है, तो टीन और सीसा का मिश्रण है। विद्युत फ्यूज जो है टीन और सीसा का मिश्रण होता है। इसमें जो है टीन जो है एस एन को कहते हैं टीन। इसमें जो है कितना प्रतिशत रहता है, तो टीन इसमें 63% रहता है और सीसा जो है इसमें 37% रहता है, जो कि एक मिश्र धातु है। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। विद्युत फ्यूज जो है 63% रहता है और सीसा 37% रहता है। विद्युत फ्यूज को परिपथ के साथ श्रेणी क्रम में मेन वायर लाल तार में जोड़ा जाता है। यह तो आसान क्वेश्चन है दोस्तों कि विद्युत फ्यूज को जो है परिपथ के साथ श्रेणी क्रम में मेन वायर अर्थात लाल तार में जोड़ा जाता है। ठीक है। अब देखिएगा यहाँ पे कुछ हमने जो है लूसेंट का जो है फ़ोटो खींच करके इसमें आप लोगों के सामने डाल दिया है। इसको जो है पढ़ लीजिएगा। इसमें क्या कह रहा है, डायनेमो जो है किस ऊर्जा को किस में रूपांतरित करते हैं, वो पढ़ लीजिए एक बार। यहाँ पे कह रहा है डायनेमो जो है यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में रूपांतरित करता है। ठीक है। डायनेमो जो है यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में रूपांतरित करता है और मोमबत्ती जो है रासायनिक ऊर्जा को प्रकाश एवं ऊष्मा दोनों ऊर्जा में रूपांतरित करता है। अब देखिएगा माइक्रोफोन जो होता है वह ध्वनि ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में रूपांतरित करता है। क्या होता है, माइक्रोफोन जो होता है वह ध्वनि ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में रूपांतरित करता है। अब क्या कह रहा है नेक्स्ट में, लाउड स्पीकर जो होता है यह विद्युत ऊर्जा को ध्वनि ऊर्जा में रूपांतरित करता है। ठीक है। सोलर सेल जो होता है सौर ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में रूपांतरित करता है। ठीक है। और ट्यूबलाइट जो होता है यह विद्युत ऊर्जा को प्रकाश ऊर्जा में रूपांतरित करता है। विद्युत मोटर जो होता है यह विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में रूपांतरित करता है। विद्युत मोटर जो है यह विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में रूपांतरित करता है। और विद्युत बल्ब जो होता है विद्युत ऊर्जा को प्रकाश एवं ऊष्मा ऊर्जा में रूपांतरित करता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अब देखिएगा दोस्तों, विद्युत सेल यह जो है रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में रूपांतरित करता है। ठीक है। सितार जो होता है, सितार जिससे गाना बजाता है, यह जो है यांत्रिक ऊर्जा को ध्वनि ऊर्जा में रूपांतरित करता है। अब देखिएगा दोस्तों, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फैक्ट्स आ चुका है आप लोग के सामने। विद्युत चुंबकीय तरंग नहीं है इनमें से, यह जो है यह सारा जो है यह विद्युत चुंबकीय तरंग नहीं है। कौन कौन से, अल्फा किरण, बीटा किरण, ध्वनि तरंग, परासर्व तरंग, कैथोड किरण, केनाल किरण, यह जो है विद्युत चुंबकीय तरंग नहीं है। कौन कौन से, अल्फा किरण, बीटा किरण, ध्वनि तरंग, परासर्व तरंग, कैथोड किरण, केनाल किरण। ठीक है। विद्युत चुंबकीय तरंग हैं इनमें से कौन कौन से जो है विद्युत चुंबकीय तरंग है, तो वह प्रकाश है, गामा किरण है, एक्स किरण है, परावैंगनिक किरण है, अवरक्त विकिरण है, रेडियो तरंग है, दृश्य विकिरण है। ठीक है। लाल रंग जो होता है सबसे अधिक इसमें तरंगदैर्घ्य जो होता है और इसमें सबसे कम आवृत्ति होता है और इसमें सबसे कम प्रकीर्णन होता है, सबसे कम अपवर्तनांक होता है और दूर तक जाता है, दूर जा रहा है और तारा दूर जा रहा है। लाल रंग यह जो है ज़्यादा दूर तक जाता है। बैगनी रंग का जो तरंगदैर्घ्य सबसे कम होता है और इसका आवृत्ति ज़्यादा होता है, सबसे अधिक प्रकीर्णन होता है, सबसे अधिक अपवर्तनांक होता है
और तारा नज़दीक आ रहा है। इसका मतलब क्या होता है भाई, यहाँ पे हमने जो है कुछ टाइप करने मिस्टेक कर दिया है। अब देखिएगा आगे, इंद्रधनुष के बीच का रंग क्या होता है, तो हरा होता है। इम्पोर्टेंट फैक्ट्स, इंद्रधनुष के बीच का रंग क्या होता है, हरा होता है। क्वेश्चन एक बार का क्वेश्चन आया हुआ क्वेश्चन है। क्वेश्चन था कि इंद्रधनुष के बीच का रंग क्या होता है, तो हरा होता है। इस बात को गौर कर लीजिएगा। क्या हमने कहा, इंद्रधनुष के बीच का रंग हरा होता है। निकट दृष्टि दोष, इसको जो है अंग्रेजी में मायोपिया कहा जाता है। कभी कभी जो है निकट दृष्टि दोष ना दे करके वहाँ रहता है मायोपिया देता है। तो इसमें जो है विद्यार्थी कन्फ्यूज हो जाते हैं। इसलिए जो है आप लोग को हिंदी नाम और अंग्रेजी नाम दोनों को जो है याद कर लेना है। हमने क्या कहा, मायोपिया। जब भी रहेगा मायोपिया तो आप लोग उसको जो है समझिएगा वह क्या है, निकट दृष्टि दोष है। के निवारण के लिए अवतल लेंस का उपयोग करते हैं और इसमें दूर की वस्तु दिखाई नहीं देता है। जब भी कहेगा निकट दृष्टि दोष तो इसमें जो है निकट की वस्तु अच्छा से देख सकते हैं लेकिन दूर की वस्तु को अच्छा से देख नहीं सकते हैं, और इसके निवारण के लिए जो है अवतल लेंस का उपयोग करते हैं। ठीक है। अब देखिए यहाँ पे दूरदृष्टि दोष, और इसका नाम क्या होता है, हाइपरमेट्रोपिया। इसका नाम क्या है, हाइपरमेट्रोपिया। के निवारण के लिए उत्तल लेंस का उपयोग करते हैं और इसमें जो है निकट की वस्तु दिखाई नहीं दिखाई पड़ता है। अब देखिएगा दोस्तों, स्पष्ट दर्शन की न्यूनतम दूरी कितना है, तो 25 सेंटीमीटर है। आर्यभट्ट गुप्त काल के प्रसिद्ध गणितज्ञ खगोल शास्त्री थे। अपनी पुस्तक का नाम क्या है, आर्यभट्टीय। आर्यभट्ट जो है गुप्त काल के प्रसिद्ध गणितज्ञ और खगोल शास्त्री थे, और इसकी पुस्तक का नाम क्या है, आर्यभट्टीय। पृथ्वी को गोल बताया था, दशमलव प्रणाली का वर्णन किया था आर्यभट्ट। यानी कि यह जो है सबसे पहले पृथ्वी को गोल बताया था और दशमलव प्रणाली का वर्णन किया था। वरामिहिर, आइए कुछ हिस्ट्री पर नज़र डालते हैं। वरामिहिर यह जो है खगोलीय और गणितज्ञ यह दोनों थे। वरामिहिर जो है खगोल शास्त्री और गणितज्ञ दोनों थे। ठीक है। चरक संहिता आयुर्वेद ग्रंथ है। चरक संहिता जो है आयुर्वेद ग्रंथ है। और इसमें क्वेश्चन और आ रहा है, चरक जो है यह किसके दरबार में रहते थे, तो यह जो है कनिष्क के दरबार में रहते थे। और यह किस काल से संबंधित है, तो गुप्त काल से संबंधित है चरक। ठीक है। और इसमें क्वेश्चन आ जाएगा कि चरक संहिता का लेखक कौन है, तो वह खुद है चरक, और यह जो है आयुर्वेद ग्रंथ के अंतर्गत आता है। ठीक है। पाणिनि संस्कृत व्याकरण का जनक कहा जाता है इसको। पाणिनि जो है अष्टाध्यायी के अंतर्गत आता है। ठीक है। धन्वंतरि भारतीय आयुर्वेद का जनक। धन्वंतरि को भारतीय आयुर्वेद का जनक कहा जाता है। ठीक है। पतंजलि जो कि योग दर्शन के अंतर्गत आता है। महर्षि कणाद, यह जो है परमाणुवाद के पिता इसको कहा जाता है। महर्षि कणाद को परमाणुवाद के पिता कहा जाएगा। जब भी कहेगा महर्षि कणाद तो आप लोग कहेगा नाद, तो होगा इसमें इसका परमाणुवाद हो गया। या फिर जब भी क्वेश्चन रहेगा परमाणुवाद के पिता, कहेगा परमाणुवाद, तो आप कहिएगा कणाद, कि महर्षि कणाद हो गया इसका आंसर। चाणक्य जो है इसका अन्य नाम जो है चाणक्य, कौटिल्य या विष्णुगुप्त भी आता है। इसके प्रमुख पुस्तक कौन कौन से हैं, इसके प्रमुख पुस्तक अर्थशास्त्र, मौर्यकालीन राज्य व्यवस्था का वर्णन किया गया है। चाणक्य जो है अपने पुस्तक में अर्थशास्त्र, मौर्यकालीन राज्य व्यवस्था का वर्णन किया है। अर्थशास्त्र पुस्तक में 15 अधिकरण है और यह पुस्तक प्रशासन से संबंधित है। अर्थशास्त्र जो है यह पुस्तक प्रशासन से संबंधित है। इंडियन ओपिनियन, यंग इंडिया, नवजीवन, हरिजन महात्मा गांधी द्वारा प्रकाशित पत्रिका है। इंडियन ओपिनियन, यंग इंडिया, नवजीवन, हरिजन महात्मा गांधी जी द्वारा प्रकाशित पत्रिका है। कौन क्या क्या हुआ,
इंडियन ओपिनियन, यंग इंडिया, नवजीवन, हरिजन महात्मा गांधी जी द्वारा प्रकाशित पत्रिका है। इंडियन ओपिनियन, यंग इंडिया, नवजीवन, हरिजन यह जो है महात्मा गांधी के द्वारा प्रकाशित पत्रिका है। सत्य के प्रयोग एवं हिंद स्वराज महात्मा गांधी द्वारा लिखा गया पुस्तक है। सत्य के प्रयोग और हिंद स्वराज जो है महात्मा गांधी के द्वारा लिखा गया पुस्तक है। एक बार और सुन लीजिए हमने क्या बोला। तो सत्य के प्रयोग और हिंद स्वराज महात्मा गांधी जी द्वारा लिखा गया पुस्तक है। जल प्रदूषण से होने वाली बीमारी, तो जल प्रदूषण से कौन कौन से भी बीमारी हो सकते हैं वो देख लीजिए। यह जो है पीलिया हो सकता है, पीलिया। पीलिया जो है किससे होता है, तो जल प्रदूषण से होता है पीलिया। हेपेटाइटिस, हेपेटाइटिस जो है जल प्रदूषण से होता है हेपेटाइटिस। और टाइफाइड, हैजा, दस्त, पेचिश यह जो है सारा कुछ जल प्रदूषण से होता है। मिनी माता, मिनी माता जो है इसको पारा या मरकरी कहा जाता है। मिनी माता का अन्य नाम जो है पारा या मरकरी, या फिर कह देगा पारा या मरकरी का अन्य नाम क्या होता है, मिनी माता। इम्पोर्टेंट है, यह जो है इम्पोर्टेंट है। हमने अभी जस्ट इसका नाम सुना है मिनी माता का नाम, क्योंकि मिनी माता का नाम जो है हमने कभी आज तक तो नहीं सुना था, लेकिन अभी जो मैं आप लोग को बता रहा हूँ तो आज हमने भी इसको जो है पहली बार इसको सुना है। तो पहली बार बोलिए, ठीक है। इटाई, इटाई कैडमियम को जो है इटाई, इटाई कहा जाता है। क्या कहा जाता है, कैडमियम का अन्य नाम क्या है, इटाई, इटाई। जब भी कहेगा कैडमियम तो आप कहेगा इटाई, इटाई चाहिए, इटाई। कैडमियम, इटाई, कैड, कभी कहेगा कैड आप कहेगा ई टाई, सीडी कैडमियम। ब्लू बेबी सिंड्रोम नाइट्रेट को कहा जाता है। ब्लू बेबी सिंड्रोम किसे कहा जाता है, नाइट्रेट को। ब्लू बेबी सिंड्रोम किसे कहा जाता है, नाइट्रेट को। ब्लैक फूट किसे कहा जाता है, आर्सेनिक 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 को। केकाल फ्लोरोसिस किसे कहा जाता है, फ्लोरिड को। जब भी कहेगा केकाल फ्लोरोसिस आप कहेगा फ्लोरो, तो फ्लोराइड, फ्लोरो से फ्लोराइड, आसान है। वायु प्रदूषण से होने वाली बीमारी, वायु प्रदूषण जैसा कि आप लोग जानते हैं दिल्ली भारत का सबसे वायु प्रदूषित केंद्र शासित प्रदेश है। और आप लोग जानते हैं दिल्ली जो है राज्य नहीं है, यह राजधानी है। यह क्या है, भारत की राजधानी, ठीक है। श्वसन तंत्र की बीमारी, दमा, ब्रांकाइटिस, आँखों में जलन, हीमोग्लोबिन के निर्माण को रोकना एवं फेफड़ों का कैंसर जो है यह वायु प्रदूषण से होने वाली बीमारी है। कौन कौन सी बीमारी है एक बार और पढ़ लीजिए। वायु प्रदूषण से होने वाली बीमारी कौन कौन सब है, तो श्वसन तंत्र की बीमारी, दमा, ब्रांकाइटिस, आँखों में जलन, हीमोग्लोबिन के निर्माण को रोकना एवं फेफड़ों का कैंसर जो है यह वायु प्रदूषण से होने वाली बीमारी है। अब देखिएगा दोस्तों, ध्वनि प्रदूषण से श्रवण शक्ति की कमी, उच्च रक्तचाप, माइग्रेन, उच्च कोलेस्ट्रॉल स्तर, पेट का अल्सर, चिड़चिड़ापन, अनिद्रा आदि बीमारी उत्पन्न होती है। ओके। अब देखिएगा दोस्तों, भारत की कुछ क्रांति के बारे में यहाँ पे बताया गया है, इसको गौर कीजिएगा। भारत की कुछ क्रांतियाँ, तो हरित क्रांति जो है वह किससे संबंधित है, तो यह जो है उत्पादन से संबंधित है, यानी कि खाद्यान्न उत्पादन से संबंधित है हरित क्रांति, ठीक है।
हरित क्रांति, जब भी कहेगा हरित क्रांति, हरित क्रांति किससे संबंधित है, तो यह जो है खाद्यान्न उत्पादन से संबंधित है। श्वेत क्रांति यह दुग्ध उत्पादन से संबंधित है। नीली क्रांति यह जो है मत्स्य उत्पादन से संबंधित है। नीली क्रांति मत्स्य उत्पादन से संबंधित है। भूरी क्रांति उर्वरक उत्पादन से संबंधित है। रजत क्रांति यह जो अंडा उत्पादन से संबंधित है। पीली क्रांति यह जो तिलहन उत्पादन से संबंधित है। कृष्ण क्रांति यह जो है बायोडीजल उत्पादन से संबंधित है। लाल क्रांति यह जो टमाटर मांस उत्पादन से संबंधित है। गुलाबी क्रांति यह जो झींगा मछली उत्पादन से संबंधित है। बादामी क्रांति यह जो है मसाला उत्पादन से संबंधित है। सुनहरी क्रांति यह जो फल उत्पादन से संबंधित है। अमृत क्रांति यह जो है नदी जोड़ परियोजना से संबंधित है। इंद्रधनुषी क्रांति यह जो है समन्वित कृषि क्रांति से संबंधित है। अभी हमने जितना बताया इसमें से मात्र आपको जो है ऊपर से मात्र कृष्ण क्रांति तक आपको जो है याद कर लेना चाहिए, ठीक है। हरित क्रांति यह जो है खाद्यान्न से संबंधित है। क्या है, खाद्यान्न उत्पादन से संबंधित है। और श्वेत क्रांति यह जो है दूध उत्पादन से संबंधित है। नीली क्रांति यह जो है मांस यानी मत्स्य उत्पादन से संबंधित है। भूरी क्रांति यह जो उर्वरक उत्पादन से संबंधित है। रजत क्रांति यह जो अंडा उत्पादन से संबंधित है। पीली क्रांति यह जो तिलहन उत्पादन से संबंधित है। और कृष्ण क्रांति यह जो है बायोडीजल उत्पादन से संबंधित है। इतना आप लोग को जो है जानकारी में होना चाहिए। सरदार स्वर्ण सिंह समिति की अनुशंसा पर मौलिक कर्तव्य को वर्ष 1976 में 42वें संविधान संशोधन द्वारा अनुच्छेद 51A में शामिल किया गया था। सरदार स्वर्ण सिंह समिति के अंतर्गत 1976 में 42वें संविधान संशोधन के अंतर्गत जो है इसको अनुच्छेद 51A अर्थात मौलिक कर्तव्य को शामिल किया गया था, ठीक है। अब देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन। मौलिक कर्तव्य की संख्या कितनी है? 11। मौलिक कर्तव्य की संख्या 11 है, ठीक है। और मौलिक अधिकार की संख्या 6 है। मौलिक अधिकार की संख्या 6 है। भारतीय संविधान के भाग 1 में जो है अनुच्छेद 1 से 4 तक संघ और उसका राज्य क्षेत्र एवं नए राज्य के निर्माण का वर्णन के बारे में चर्चा की गई है, ठीक है। भाग 2 में नागरिकता का वर्णन किया गया। यह जो है अनुच्छेद 5 से 11 तक कहा गया है। भाग 3 में मौलिक अधिकार का वर्णन किया गया। भाग 4 में जो है यह राज्य के नीति निर्देशक तत्व का वर्णन किया गया। भाग 4 का क या 4 के ए में जो है मूल कर्तव्य का वर्णन किया गया है। लोकसभा में अधिकतम सदस्य की संख्या 552 है। वर्तमान सदस्य की संख्या 545 है, ठीक है। वर्तमान सदस्यों की संख्या कितनी है? 545 है। माफ़ कीजिएगा, यहाँ पे कुछ गड़बड़ी हो गया था जिस कारण जो है अभी आप लोग को इतना मेहनत करना पड़ रहा है। मैं माफ़ी मांगना चाहता हूँ दोस्तों।
तो आइए अब जो है क्या मैं कह रहा हूँ, लोकसभा में अधिकतम सदस्य की संख्या कितना है? 552 है। लोकसभा में अधिकतम सदस्य की संख्या 552 है और वर्तमान में जो है इसकी सदस्य की संख्या 545 है। ठीक है, क्या हमने क्या बोला? लोकसभा में अधिकतम सदस्य की संख्या 552 है, लेकिन वर्तमान में जो है इसके सदस्य की संख्या 545 है। ठीक है, राज्यसभा में अधिकतम सदस्य की संख्या 250 है और वर्तमान में जो है इसकी संख्या 245 है। ठीक है, राष्ट्रपति द्वारा जो है राज्यसभा में 12 सदस्य एवं लोकसभा में 2 सदस्य मनोनीत किए जाते हैं। ठीक है, राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा में 12 सदस्य एवं लोकसभा में 2 सदस्य मनोनीत किए जाते हैं। 93 देखिएगा दोस्तों, वेरी वेरी इम्पोर्टेंट, शपथ एवं त्याग पत्र विधियाँ। राष्ट्रपति जो है, राष्ट्रपति, मुख्य न्यायाधीश, उपराष्ट्रपति, यानी कि राष्ट्रपति जो है अपना शपथ, यानी कि राष्ट्रपति को कौन शपथ दिलाता है? तो मुख्य न्यायाधीश। और यह जो है त्याग पत्र किसको दे सकते हैं? तो उपराष्ट्रपति को त्याग पत्र दे सकते हैं। उपराष्ट्रपति को शपथ कौन दिलाता है? तो राष्ट्रपति। और उपराष्ट्रपति जो है अपना जो है त्याग पत्र किसको देते हैं? तो राष्ट्रपति को देते हैं। राज्यपाल, राज्यपाल को जो है शपथ कौन दिलाता है? तो संबद्ध राज्य के उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश। और यह जो है अपना त्याग पत्र किसको दे सकते हैं? तो राष्ट्रपति को दे सकते हैं। ठीक है, मुख्य न्यायाधीश को जो है शपथ कौन दिलाता है? तो राष्ट्रपति। और यह जो है त्याग पत्र किसको दे सकता है? तो राष्ट्रपति को दे सकता है। और प्रधानमंत्री को शपथ कौन दिलाता है? राष्ट्रपति। और यह जो है त्याग पत्र किसको दे सकता है? तो राष्ट्रपति को दे सकता है। ठीक है, अब आते थोड़ा बायोलॉजी के अंतर्गत। एक कोशिकीय जीव अर्थात यूनिसेल्युलर जीव, इसके अंतर्गत अमीबा आता है, पैरामीशियम आता है, प्लाज्मोडियम आता है, यूग्लिना आता है। एक कोशिकीय जीव है ये सारे। अब क्वेश्चन कह देगा कि अमीबा कौन सी जीव है? ऑप्शन रहेगा एक कोशिकीय, बहुकोशिकीय, द्विकोशिकीय। तो आप लोग जो है देख करके झट से न मार दीजिएगा अमीबा। हाँ, हमने पढ़ाया था, अमर सर जी पढ़ाया था कि अमीबा जो है एक कोशिकीय जीव है और पैरामीशियम भी एक कोशिकीय जीव है और यूग्लिना भी जो है एक कोशिकीय जीव है। बहुकोशिकीय जीव के अंतर्गत जो है मछली आते हैं, मेढक आते हैं, मनुष्य आते हैं, कुत्ता आते हैं। ठीक है, बहुकोशिकीय जीव के अंतर्गत जो है मछली, मेढक, मनुष्य और कुत्ता आदि आदि आते हैं। स्वतंत्र जीन कौन है? वायरस। स्वतंत्र जीन कौन है? वायरस। स्वतंत्र जीन जो है कौन है? वायरस। विषाणु में सजीव एवं निर्जीव दोनों के लक्षण पाए जाते हैं। विषाणु में जो है सजीव और निर्जीव दोनों के लक्षण पाए जाते हैं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। और आज की क्लास का सबसे लास्ट क्वेश्चन, बैक्टीरिया जीवाणु होता है, बैक्टीरिया जीवाणु होता है, डिपेंडेंट होता है। यह जो है विविध पोषी है। जीवाणु विविध पोषी होते हैं। अधिकांश जो है विविध पोषी होते हैं, लेकिन कुछ जो है स्वपोषी हो सकते हैं जीवाणु। ठीक है, आज की क्लास का सबसे लास्ट क्वेश्चन। ठीक है दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूँ आप लोगों को आज का क्लास अच्छा लगा होगा। और आइए कुछ यहाँ पे फसलें हैं उसके बारे में भी थोड़ा बहुत चर्चा कर लेते हैं। प्रमुख फसलें के बारे में। रबी फसल के अंतर्गत कौन कौन आते हैं? गेहूँ, चना, जौ, सरसों, तोरिया, मटर आदि आदि। खरीफ फसल के अंतर्गत धान, ज्वार, बाजरा, मक्का, कपास, गन्ना, सोयाबीन, अरहर आदि आदि। जायद के अंतर्गत जो है मूंग, उड़द, तरबूज, ककड़ी, खरबूजा, सूरजमुखी आदि आदि। नकदी फसल के अंतर्गत कौन कौन सब आते हैं? तो तिलहन, गन्ना, चुकंदर, चाय, कपास, जूट, मैक्स्टा, कहवा, तंबाकू, दलहन आदि। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 100। इसमें क्या कहा गया है? शरीर की सबसे छोटी ग्रंथि पिट्यूटरी ग्रंथि है। शरीर की सबसे छोटी ग्रंथि
पिट्यूटरी ग्रंथि है, इसको जो है पीयूष ग्रंथि भी कहा जाता है। पिट्यूटरी ग्रंथि को पीयूष ग्रंथि भी कहा जाता है। अब क्वेश्चन कह देगा कि शरीर की सबसे छोटी ग्रंथि कौन है, तो पिट्यूटरी ग्रंथि, और यह मस्तिष्क में पाया जाता है, इसे मास्टर ग्रंथि भी कहते हैं। पिट्यूटरी ग्रंथि जो है यह मस्तिष्क में पाया जाता है, या इसको जो है मास्टर ग्रंथि भी कहते हैं, इसको मास्टर ग्रंथि भी कहते हैं। यह कहाँ पाया जाता है, तो मस्तिष्क में पाया जाता है। पिट्यूटरी ग्रंथि यह मस्तिष्क में पाया जाता है। अब कहा देगा शरीर की सबसे छोटी ग्रंथि, तो पिट्यूटरी ग्रंथि है, इसको जो है पीयूष ग्रंथि भी कहा जाता है। यह जो है कहाँ पाया जाता है, मस्तिष्क में पाया जाता है, और इसको जो है मास्टर ग्रंथि भी कहते हैं। ठीक है, इससे आगे का क्वेश्चन जो है पार्ट 2 में मिलेगा आप लोगों को। मैं उम्मीद करता हूँ आप लोगों को आज का क्लास अच्छा लगा होगा। अगर कोई प्रॉब्लम आता है तो आप लोग हमें कमेंट कीजिएगा, मैं उसका रिप्लाई अवश्य दूंगा। तो आज की वीडियो को वॉच करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो और मंगलमय हो। थैंक यू वेरी मच।